तो आज हम स्वास्तिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड या SLBSL पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये नेपाल की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। और इनका मकसद है नेपाल के ग्रामीण इलाकों में मतलब वहाँ के नागरिकों को सशक्त बनाना। बिल्कुल। हमारे पास इनके कामकाज, इनकी जो वित्तीय स्थिति है और हाँ, सबसे जरूरी इनके आने वाले IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उससे जुड़ी कुछ खास जानकारी है। हाँ जरूर, इस पर बात करते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। देखिए, इरादा तो बहुत नेक लगता है, गांव के लोगों की मदद करना। हाँ, मिशन तो अच्छा है। लेकिन जब हमने इनके हाल के फाइनेंशियल आंकड़े देखे तो मतलब कुछ चिंताएं तो पैदा होती हैं। हाँ, वो आंकड़े थोड़े सोचने वाले हैं। तो एक तरफ है इनका सामाजिक लक्ष्य, दूसरी तरफ कुछ वित्तीय चुनौतियां दिख रही हैं, और इसी माहौल में ये कंपनी अपना IPO ला रही है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बड़ा दिलचस्प है। पहले थोड़ा कंपनी को ही समझ लेते हैं। SLBSL, जैसा आपने बताया, एक माइक्रो फाइनेंस संस्था है नेपाल राष्ट्र बैंक के हिसाब से घ वर्ग की। हाँ, घ वर्ग मतलब ये छोटी संस्थाओं में आती है। मार्च 2019 से ये काम कर रही है। अच्छा, ज्यादा पुरानी नहीं है। हेड ऑफिस लाहान सिराहा में है इनका, और मुख्य काम मध्य प्रदेश के 4 जिलों में है। हाँ, सप्तरी, सिराहा, धनुषा और मोहत्तरी, इन 4 जिलों में इनका फोकस है फिलहाल। और मिशन क्या है इनका सीधे शब्दों में? वही जो माइक्रो फाइनेंस का होता है, वित्तीय जागरूकता फैलाना, लोगों में बचत की आदत डालना, छोटे कर्ज देना और माइक्रो इंश्योरेंस जैसी चीजें भी। हाँ बिल्कुल। ग्रामीण नागरिकों की मदद करना ही इनका मूल उद्देश्य है। ठीक है, मिशन तो समझ आ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां थोड़ी चिंताएं हैं, फाइनेंशियल हेल्थ। बिल्कुल, यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर FY 2024 की बात करें तो कंपनी को करीब 13.8 लाख नेपाली रुपए का नेट लॉस हुआ है। नुकसान 13.8 लाख का। हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 138% ज्यादा है। गिरावट बहुत बड़ी है। और क्या ये घाटा आगे भी चला? हाँ, अगले क्वार्टर मतलब Q1 FY 2025 में भी घाटा जारी रहा, हालांकि वो थोड़ा कम था। पर एक ताज़ा अपडेट यह है कि Q2 FY 2182 जो अभी खत्म हुआ, उसमें इन्होंने 42 लाख का साल दर साल मुनाफा दिखाया है। अच्छा, तो क्या ये वापसी का संकेत है? हो सकता है। थोड़ी राहत की बात तो है, लेकिन इसे पिछले पूरे साल के बड़े नुकसान के साथ रखकर देखना होगा। अभी एक क्वार्टर से ट्रेंड पक्का नहीं कह सकते। सही बात है। और दूसरी चिंताएं क्या थीं? आपने NPLs का जिक्र किया था शायद। हाँ, वो सबसे बड़ी चिंता है। इनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी NPLs, सीधे शब्दों में कहें तो वो कर्ज जिनकी वापसी मुश्किल लग रही है। हाँ हाँ, वो अक्टूबर 2024 के मध्य तक बढ़कर 11.15% हो गए। 11% से ज्यादा? ये तो बहुत है। पहले कितना था? यही तो बात है। जुलाई 2023 में सिर्फ 3.47% थे। तो ये बढ़ोतरी बहुत तेज और काफी ज्यादा है। इतनी तेजी से क्यों बढ़ गए ये? कोई अंदाजा? देखिए, कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कर्ज बांटने में थोड़ी ढील हुई हो, या फिर जिन लोगों को कर्ज दिया उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई हो। यह माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक चुनौती रहती ही है। और वो CRR वाली बात, वो क्या है? हाँ, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ये बताता है कि बैंक अपने जोखिम भरे एसेट्स के मुकाबले कितनी पूंजी रखता है। तो इनका CRR भी गिरकर 8.97% पर आ गया है। 8.97%? और न्यूनतम कितना चाहिए होता है? न्यूनतम 8% के ये होता है। तो ये उसके बहुत करीब है। मतलब जोखिम झेलने की गुंजाइश कम हो रही है। अच्छा, तो NPL ज्यादा, CRR कम, रेटिंग पर तो असर पड़ा होगा इसका? बिल्कुल। ICRA नेपाल ने इनकी रेटिंग घटाई है। पहले B+ ऐट थी, अब B ऐट कर दी है। B ऐट, इसका मतलब क्या होता है आम निवेशक के लिए? इसका मतलब है डिफॉल्ट का उच्च जोखिम। मतलब रेटिंग एजेंसी को लगता है कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्व जैसे कर्ज चुकाने में चूक कर सकती है, और उन्होंने इसे नकारात्मक प्रभाव के साथ निगरानी में भी रखा है। यानी हालात और बिगड़ने का डर है। हाँ, वो इस पे नजर रखे हुए हैं। तो कंपनी की माली हालत मतलब साफ तौर पे थोड़ी डामाडोल लग रही है, और ठीक इसी समय ये IPO ला रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। सीवोन यानी नेपाल के सिक्योरिटीज बोर्ड ने इन्हें मंजूरी दे दी है 5,77,500 इक्विटी शेयर जारी करने की। कितना पैसा जुटाने का प्लान है इससे? हर शेयर 100 रुपए का है, तो कुल मिलाकर करीब 5.77 करोड़ रुपए। परस्पर 5.77 करोड़। और ये कंपनी की कुल पूंजी का कितना हिस्सा होगा? ये उनकी जारी पूंजी का 40% होगा। ये काफी बड़ा हिस्सा है। 40%? तो मतलब ये काफी महत्वपूर्ण इशू है कंपनी के लिए।
तारीखें क्या हैं इसकी? आम जनता के लिए ये 30 श्रावण 2082 को खुलेगा, यानी 15 अगस्त 2025, और जल्दी बंद होने की तारीख 3 भाद्र 2082 है, मतलब 19 अगस्त 2025। इशू मैनेजर नबील इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। तो इस आईपीओ की टाइमिंग पर सवाल उठता है, क्या ये पैसा कंपनी को फैलाने मतलब विस्तार के लिए चाहिए, या फिर ये जो मौजूदा दिक्कतें हैं उनसे निपटने के लिए? देखिए, आमतौर पर जब कोई कंपनी ऐसी वित्तीय स्थिति में, मतलब नुकसान, बढ़ते एनपीएल्स, गिरी हुई रेटिंग के साथ आईपीओ लाती है, तो अक्सर ये इशारा होता है कि पैसा शायद कारोबार बढ़ाने से ज्यादा अपनी वित्तीय स्थिरता मजबूत करने के लिए चाहिए। जैसे कि सीएआरआर को सुधारने के लिए? हाँ, हो सकता है ये पैसा सीआरआर को बेहतर बनाने में लगे, या फिर इन ऊंचे एनपीएल से निपटने के लिए कुछ प्रोविजनिंग करने में काम आए। तो इसे विस्तार से ज्यादा शायद स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पाने की कोशिश कहना ज्यादा सही होगा। और इनके कामकाज में भी कुछ चुनौतियां हैं, आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, ऑपरेशनल लेवल पर भी। जैसे लाइसेंस तो इनके पास 8 जिलों का है, पर अभी काम सिर्फ 4 में कर रहे हैं। तो स्केल का फायदा नहीं मिल पा रहा होगा। बिल्कुल, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाती। और माइक्रो फाइनेंस का काम वैसे भी थोड़ा महंगा होता है, लागत ज्यादा आती है, तो ये एक तरह का तनाव पैदा करता है। सामाजिक मिशन पूरा करना है और साथ में वित्तीय रूप से टिकाऊ भी रहना है। ये संतुलन बनाना तो मुश्किल होता होगा, लेकिन क्या निवेशकों के नजरिए से कुछ सकारात्मक पहलू भी है इसमें? हाँ, एक चीज है, इनके लोन पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी फंड यानी डीसीजीएफ से गारंटीड है। अच्छा, उसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो डीसीजीएफ से मूल रकम का 75% तक वापस मिल सकता है, तो इससे जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। ओके, तो कुछ हद तक सुरक्षा है। हाँ, कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, पर कुछ है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एसएलबीएसएल समाज में एक महत्वपूर्ण काम तो कर रहा है, खासकर ग्रामीण नेपाल में, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, सामाजिक भूमिका तो है, लेकिन वित्तीय स्थिति वो साफ तौर पे जोखिम भरी लग रही है। आईपीओ पैसा जुटाने का एक जरिया तो है, पर निवेशकों को, मतलब जो भी इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं, हाँ, उन्हें इन ऊंचे एनपीएल्स, गिरी हुई रेटिंग और आईपीओ की ये खास टाइमिंग, इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी चीजें सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। और यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना? हाँ, कि इस आईपीओ का जो भी नतीजा हो, सफल हो या न हो, इसका असर बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर क्या पड़ेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो इसी तरह मुश्किल ग्रामीण माहौल में काम कर रही हैं और जिन्हें सामाजिक लक्ष्य और वित्तीय स्थिरता के बीच वो संतुलन साधना पड़ता है। क्या बड़े पैमाने पर फैलना ही जरूरी है टिके रहने के लिए, भले ही उससे मूल मिशन थोड़ा पीछे छूट जाए, या फिर छोटे रहकर भी ये काम किया जा सकता है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद इंडस्ट्री को और हम सबको सोचने की जरूरत है।